गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब तक हम लोग जो है अपना टॉपिक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने नदी के द्वारा और हमारे जो पवनों के द्वारा जितना भी निक्षेपण और अपरदनात्मक स्थलाकृति बनती है उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो आता है हिमानी के द्वारा क्या क्या अपरदनात्मक और क्या क्या निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ बनती हैं। अब हम उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो भी बच्चे नए इससे जुड़ रहे हैं, अभी नए बच्चे जिनका एडमिशन लेट हुआ है, वो सारे स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि जितने भी जो है फर्स्ट क्लास से अब तक का जितना भी सिलेबस आपका हुआ है वो आपको मेरा जो यूट्यूब चैनल है LR स्टडी पॉइंट, जब उस पर आप जाएंगे तो उसमें एक प्लेलिस्ट के नाम से एक लिस्ट मिलेगी। उसमें जो फोल्डर है उसके अंदर आपको फर्स्ट क्लास से और अब तक की, यहाँ तक कि आज तक की सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड वहाँ पर मिलेगी। जब भी आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो दोबारा भी आप उस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है हमारा जियोमॉर्फोलॉजी जो भू आकृति जो है वो जहाँ तक कंप्लीट होने वाला है, सिर्फ 3-4 दिन का टॉपिक ये बचा हुआ है। उसको कंप्लीट करके फिर हम अपना क्लाइमेटोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज से जो हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारी हिमानी के द्वारा अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थलाकृति, यानी कि हिमानी की स्थलाकृतियाँ। देखिए, हिमानी का मतलब आप क्या समझते हैं? हिमानी का मतलब होता है बर्फ से, जिस क्षेत्र में बर्फ पाई जाती है। बर्फ पाई जाती है इन द सेंस, या तो वो क्षेत्र बहुत ही विशाल हिम वाला जो क्षेत्र होता है, या तो वो उच्च पर्वतीय क्षेत्र होगा। पर्वत का ऊपरी जो भाग होता है वहाँ पर भी तो बर्फ़ मिलती है ना। हिमालय की सबसे ऊपर वाले पीक पर हम जाएंगे तो वहाँ टेम्परेचर कम हो जाता है और जो है इस वजह से वहाँ पर बर्फ़ मिलती है। उसके बाद में जो हमारे ध्रुवीय क्षेत्र हैं, ध्रुवीय क्षेत्र जैसे मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है, यहाँ 0 डिग्री और यहाँ हमारा 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, ठीक है। यहाँ पर जो है आपने देखा कि सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ रही हैं। सीधी पड़ती हैं तो क्योंकि यहाँ पर धूप अधिक होती है, धूप अधिक होती है तो यहाँ बारिश भी अधिक होती है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती, मतलब यहाँ तक बहुत ही नाम मात्र की पहुँच पाती है। ऐसे ही इधर, इसलिए ये वाला क्षेत्र जो है तापमान यहाँ पर कम होता है और तापमान कम होने के कारण यहाँ पर बर्फ पाई जाती है। इतनी चीज़ समझ में आई। अब हम देखें कि जो ये भूमध्य रेखा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, तापमान अधिक है, और तापमान अधिक है तो यहाँ पर एक चीज़ होगी, तापमान अधिक है नीचे की साइड तो जो बर्फ़ जो है वो बहुत ऊपर जो है स्तर पर मिलेगी। मतलब जो हमारी हिम रेखा है वो भूमध्य रेखा पर बहुत ऊंचे स्थान पर मिलेगी और जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पर बिल्कुल सतह पर ही हिम रेखा मिल जाएगी, ठीक। इतनी चीज़ समझ में आई कि हिम रेखा क्या होती है। हिम रेखा होती है कि जैसे मान लीजिए ये भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा से जब आप ऊपर जाएंगे तो क्योंकि नीचे तो तापमान अधिक है, हमने बात की ना कितना सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, तापमान अधिक है। तापमान अधिक है तो यहाँ पर क्या है, बहुत ऊंचाई पर जाने पर ही तो हमें बर्फ़ मिलेगी। हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान कम होता जाता है, ठीक। तापमान कम होने का रीजन एक सबसे जो मेन माना जाता है, वैसे तो देखिए आप लोग एक सोच के देखिए, अपनी इमेजिनेशन अपनी वो देखिए कि देखिए ऊपर जाएंगे तो सूर्य के पास में जा रहे हैं तो तापमान बढ़ना चाहिए ना भाई। जैसे मान लीजिए कि आप जैसे जैसे हाइट पे ऊपर जा रहे हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाने के बाद में ऑक्सीजन ख़त्म क्यों हो जाती है? हमें ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। आप लोगों ने सुना होगा कि हिमालय पर्वत चोटी एवरेस्ट की चढ़ाई की, ठीक, तो वहाँ पे ऊपर जाने में सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। सांस लेने में जब प्रॉब्लम होती है तो क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इतने जो ज़्यादा टेम्परेचर की कमी होती है कि अगर नॉर्मल इंसान जाए तो वो वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर सकता। उसके नाक में से और ठीक है कान में से इधर से खून आने लग जाता है, ठीक। तो क्या रीज़न है कि जो है सूर्य के पास जा रहे हैं फिर भी जो है तापमान कम होता जा रहा है? रीज़न ये है कि जो हमारे जो धरती के पास में जो हमारा क्षोभ मंडल है
उसके अंदर जो है हमारे बहुत सारे एरोसोल्स यानी कि धूल कण और उसके बाद में जितने भी वाटर ड्रॉप्स हैं, बहुत सारे जो है मतलब इस तरीके की तत्व हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारी गैसें भी हैं हमारे एनवायरनमेंट में, है ना, बहुत सारी गैसें भी हैं, बहुत सारे कण हैं, धूल मिट्टी है। इन सब के कारण क्या होता है, हमारे यहाँ तापमान जो है अधिक रहता है। और ऊपर जाएंगे तो क्योंकि कोई भी अवरोध का कारण नहीं होता, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं गैसों की मात्रा में भी कमी आती जाती है, और जो हमारे धूल कण और ये सब होते हैं, एरोसोल्स होते हैं, वाटर ड्रॉप्स होती हैं, उनमें भी कमी आती जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर तापमान जो है वो कम हो जाता है। और यही रीजन है कि 90 डिग्री जो नॉर्थ पे जब जाएंगे हम, तो यहाँ पोलर रीजन पे हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते, अपने जैसे लोग तो मर जाएंगे वहाँ, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इतना कम होता है कि यहाँ पर कभी वनस्पतियाँ नहीं मिलती, यहाँ पे कोई रह ही नहीं सकता। 90 डिग्री मैक्स टू मैक्स 66.5 डिग्री 60 डिग्री के आसपास जो है वो रहते हैं। जैसे एस्किमोज हो गए, एस्किमो जनजातियाँ होती हैं ना, आपने सुना होगा उसका नाम, एस्किमो जनजाति होती है, ये सारी कुछ ट्राइब्स वहाँ पर मिलती हैं बस। ठीक है, हम बात कर रहे थे हिमानी की। हिमानी का मतलब होता है बर्फ जो कि बहुत ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र या फिर ध्रुवीय क्षेत्र, और जो ये 90 डिग्री वाला है इसको ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक, तो जो ये वाला क्षेत्र था हमारा ध्रुवीय क्षेत्र हो गया। अब हम बात करें कि मानव क्या मानता है कि हिम जो है, मतलब जो बर्फ है वो एक जगह स्थिर रहती है। पहले ये माना जाता था कि बर्फ जो है वो एक जगह स्थिर रहती है, और जब कोई चीज़ स्थिर रहेगी तो कोई स्थलाकृति बनाएगी नहीं बनाएगी भाई, जब किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह पर वो जाएगी तभी तो वो स्थलाकृतियों का निर्माण करेगी। अब पहले मानते थे कि बर्फ जो है वो एक जगह स्थिर रहती है, लेकिन जैसे जैसे विद्वानों ने इसके ऊपर अध्ययन किया तो माना कि जो ये होते हैं, बर्फ जो होती है ये भी पिघलती है, और जो है पिघलती के साथ साथ ये एक तरीके से खिसकाव इसमें होता है, मतलब ये सरकती रहती है। सरकने के इसके प्रमाण मिले, सरकते हुए प्रमाण इसमें मिले, और इसी के पश्चात इसको हिमनद या ग्लेशियर कहा गया। हिमनद या ग्लेशियर इसको क्यों कहा गया? हिमनद या ग्लेशियर का मतलब होता है कि बर्फ का अपनी जगह पर स्थिर ना होकर स्थानांतरण होना, यानी कि सरकते रहना, क्या कहलाता है हमारा? ग्लेशियर कहलाता है। इतनी चीज़ समझ में आई। हिमनदों के सरकने का जो सबसे पहले, ये सरकते हैं, हिमनद सरकते हैं, इसका सबसे पहले जो प्रमाण दिया था वो स्विट्जरलैंड के एक विद्वान हुए प्रोफेसर हुंजी। प्रोफेसर हुंजी जो थे उन्होंने प्रमाणित किया, ये विज्ञानी थे, कि इस जो बर्फ़ होती है वो या फिर जो हिमनद होता है वो सरकती रहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका स्थानांतरण भी होता है और वो सरकती हुई अवस्था में मिलती है, इसलिए इससे स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। फिर एक नाम और आता है इसके अंदर, लुई आगासिस। जो लुई आगासिस विद्वान रहे, उन्होंने बताया कि जो ये ग्लेशियर हैं जो सरकते रहते हैं, और सरकाव का जो अंतर होता है, मतलब हर तरीके का जो बर्फ़ का जो एक तरीके से जो ग्लेशियर है उसके सरकने का अलग अलग टाइम रहा है, अलग अलग तरीके से उनका मतलब जो सरकाव हुआ है उसमें अंतर इन्होंने बताया, सरकाव में अंतर को प्रमाणित किया, अंतर को प्रमाणित किया। ये क्या कहते थे कि जो हिमनद होता है, जैसे मान लीजिए ये बहुत बड़ा एक बर्फ़ का टुकड़ा है, बर्फ़ का टुकड़ा इन द सेंस पहाड़ों पे पूरे, आप लोगों ने मूवीज़ देखी होंगी ना, मूवी में देखा है कि जैसे मान लीजिए कोई मूवी हम देखें, या तो हॉलीवुड की मूवीज़ में ज़्यादातर ये सीन देखने को आपको मिलेगा कि पूरे बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हुई है। हमारी बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज़ हैं जिनके अंदर इस तरीके की सिचुएशन दिखाई, जैसे आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे, लेह में देखेंगे, ठीक है, द्रास में देखेंगे, सियाचिन ग्लेशियर में देखेंगे, वहाँ पर जो है आपको बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देगी। तो बर्फ़ जो है उसके अंदर बताया कि जो ऊपर की जो सतह होती है, जो इसकी जो ऊपर की जो सतह है, इस सतह की अपेक्षा जो नीचे वाली सतह होती है इसके अंदर जो है मंद गति से ये सरकती है।
ऊपर वाला जो हिस्सा है ये तेज गति से सरकता है और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो हमारा मंद गति से सरकता है। इतनी चीज़ों में कोई दिक्कत है आप लोगों को? फिर बताते हैं लोग, इसके बहुत सारे काल हुए हैं, कब कब बर्फ़ के काल बने और ये सारी चीज़ें बताते हैं। जैसे कि यूरोप ने 4 युग बताए, गुंज, मिंडल, रिस, वोर्म करके। उसके बाद अमेरिका ने फिर इन्हीं को अलग नाम दे दिया, नेब्रांस्का, कसांक और इलिनास और विस्कॉसिन। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसके काल रहे हैं। फिर हमने बात कर ली हमारे किसकी, हिम रेखा के बारे में, कि हिम रेखा का जो हो अक्षांशों के साथ विलोमानुपाती संबंध होता है। जैसे जैसे अक्षांश बढ़ता जाता है हमारी हिम रेखा जो है वो कम होती जाती है, मतलब नीचे के स्तर पर हमें पाई जाती है। इतने में अब तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? देखिए अब हम बात करेंगे, ये था एक नॉर्मल हमारा इंट्रो हिमानी के ऊपर। इसमें नेक्स्ट हम बात करें, जैसे हमने वहाँ बात की थी कि अपरदनात्मक और जो नदी और जो हमारी पवनों के द्वारा, तो उसमें हमने अपघर्षण, शनिघर्षण और इन सब के बारे में पढ़ा था ना। उसी तरीके से ग्लेशियर के अंदर भी एक प्रक्रिया होती है। वो अपघर्षण शनिघर्षण आपको अब आता है तो हम उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अपघर्षण और एक हो गया शनिघर्षण। इसमें एक तीसरा टर्म है वो अलग आता है, वो आता है उत्पाटन। ठीक, जैसे पवनों में भी एक आया था ना, पवनों में एक वर्ड आया था हमारा उत्थान। ठीक है, या फिर उसको बोले हम प्लकिंग, या फिर जैसे मान लो उसको क्या नाम दिया था हमने, हिंदी में एक नाम दिया था उसको, जैसे कि उत्प्लावन, या फिर जैसे उड़ाकर जो है अपनी स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार से यहाँ पर जो है ग्लेशियर को एक नाम दिया गया, उसकी एक जो प्रक्रिया है उसका नाम है उत्पाटन की क्रिया। उत्पाटन की क्रिया क्या होती है? देखिए, उत्पाटन की क्रिया होती है कि जब ग्लेशियर है, मान लीजिए ग्लेशियर है और ये एक अपने स्थान से सरक रहा है, जब इसके साथ में जब, क्योंकि हर पृथ्वी की जो सतह है इसके ऊपर चट्टानें तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, हर स्थान पर चट्टानें हैं, तो उसी प्रकार से इस ग्लेशियर के यहाँ पर जो है बीच में हमारे यहाँ चट्टान आ जाती है। और जब हिम ये सरक रहा है और बीच में चट्टान आ गई, और जब ये चट्टान सरक रही है तो ये अपने साथ चट्टानों के टुकड़ों, जब ये हिम सरक रहा है तो अपने साथ चट्टानों के टुकड़ों को उखाड़ कर आगे की तरफ इधर जमा कर देती है। जब ये यहाँ से इन चट्टानों को उखाड़ के यहाँ स्थापित कर देती है तो इस वाली प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्पाटन। उत्पाटन को हम सिंपल भाषा में देखिए, उत्पाटन होता है जब ग्लेशियर यानी कि बर्फ अपने स्थान से सरक रही होती है, मतलब एक स्थान से जब वो सरकना शुरू करती है तो उसके रास्ते में बहुत सारी चट्टानों के टुकड़े आते हैं। उन चट्टानों के टुकड़ों को वो अपने साथ उखाड़ लेती है उस स्थान से, और उखाड़ के जब वो आगे की तरफ चलती है तो दूसरे स्थान पर जमा कर देती है। तो जो ये प्रक्रिया होती है इसको हम क्या कहते हैं? उत्पाटन की क्रिया कहते हैं। ठीक, इतनी चीज़ समझ में आई। अब हम बात करेंगे कि ग्लेशियर से जितनी भी हमारी अपरदनात्मक या फिर निक्षेपणात्मक स्थलाकृति बनती है उनके बारे में। अभी तक हमने पढ़ा हिमानी का एक सिंपल इंट्रोडक्शन, उसकी क्रियाएं कौन कौन सी उसमें होती हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारी अपरदनात्मक स्थलाकृति है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपरदनात्मक स्थलाकृतियों की, फिर हम बात करेंगे निक्षेपणात्मक में। और इस अपरदनात्मक स्थलाकृतियों में ही सबसे पहले जो हमारी एक स्थलाकृति आती है वो आती है यू आकार की घाटी। कंफ्यूज मत होना, नदियों में जो आया था वो वी आकार की घाटी आया था, वो वी आकार की घाटी था, और ये है यू आकार की घाटी। मतलब जो संरचना बनती है वो इस प्रकार से हमें दिखाई देती है। देखिए इसमें कैसे होता है, कोई पर्वतीय भाग है, पर्वतीय जो भाग है उसके अंदर अपघर्षण और उत्पाटन की क्रिया होती है। पर्वत है और उसके ऊपर जो है अपघर्षण की क्रिया हो गई। अपघर्षण का मतलब आप जानते हैं कि सतह से रगड़ करते हुए टुकड़ों का टूट जाना। उत्पाटन की क्रिया मतलब एक स्थान से उठाकर चट्टानों के टुकड़ों को दूसरे स्थान पर जमा कर देना। इतनी चीज़ समझ में आई। जब ये क्रिया होती है
तो क्या होता है कि घाटी जो है, जैसे मान लीजिए ये था, तो इसका जो अपघर्षण और सन्निघर्षण होगा तो ये वाला पार्ट कट जाता है, और जब ये कट जाएगा तो ये इस प्रकार से हमें दिखाई देने लग जाती है, और इससे जो है ढालों पर खड़े ढाल हमें दिखाई देंगे। जो चट्टान के जो पर्वत के जो ये वाले भाग हैं ये हमें खड़े ढाल के रूप में दिखाई देते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, यू आकार की घाटी कहते हैं। आपको इतना ज़्यादा डीप में इनमें नहीं जाना है, आपको सिंपल याद रखना है कि कौन कौन सी स्थलाकृति अपवर्तनात्मक है, कौन कौन सी निक्षेपणात्मक है। जो अपवर्तनात्मक स्थलाकृतियाँ हैं, मान लीजिए यू आकार की घाटी है, तो सीधी बात है कि उसके अंदर उसका टूट फूट होगी, यानी कि उसका अपर्दन होगा। तो कोई भी पहाड़ी है, जब उसके अंदर अपघर्षण और उत्पाटन की क्रिया से उसके अंदर क्या हुआ, हमारा अपर्दन की क्रिया हो गई, तो दोनों जो ढाल हैं, दोनों उसके जो एक तरीके से बात करें कि दोनों जो शीर्ष हैं वो इस प्रकार से हमें खड़े दिखाई देते हैं। और जब ये खड़े रूप में इस तरीके से दिखाई देते हैं तो ये हमें यू आकार में दिखाई पड़ते हैं, और जब ये यू आकार में दिखाई पड़ते हैं तो इसको यू आकार की घाटी कह देते हैं। सिंपल, आपको इस तरीके से एक डायग्राम बना देना है और यू आकार की घाटी के बारे में 2-3 चीज़ें लिख देनी है कि अपघर्षण और उत्पाटन की क्रिया होती है, ऊपरी जो शीर्ष भाग होते हैं वो खड़े ढाल के रूप में होते हैं, और वो देखने में हमें यू आकार जैसा प्रतीत होता है। बस सिंपल है, ठीक। अब जो नेक्स्ट हमारी अपवर्तनात्मक स्थलाकृति आती है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, यू आकार की घाटी पढ़ लिया, दूसरा है इसमें लटकती घाटी। लटकती घाटी, देखिए जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा मुख्य ग्लेशियर है, और इस ग्लेशियर जो बर्फ का जो भाग है इसके अंदर से एक छोटा सा बर्फ का इस तरीके से एक संरचना लटकी हुई हमें दिखाई दे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लटकती घाटी। देखिए मान लीजिए ये आपका एक बहुत बड़ा ग्लेशियर वाला क्षेत्र है, जब इस ग्लेशियर वाले क्षेत्र में एक पिडमोंट ग्लेशियर आ जाए, यानी कि कम गहरी घाटी के रूप में आकर उसमें मिल जाए, और जब मुख्य ग्लेशियर में हिम की मात्रा जो है बहुत कम हो जाए, इसके अंदर जो है ग्लेशियर की कमी आ रही है, तो जो पिडमोंट था वो इस तरीके से हमें लटकता हुआ दिखाई देगा, उसको हम क्या कहेंगे, लटकती घाटी के रूप में हम उसको जानेंगे, ठीक है। तीसरी जो स्थलाकृति हमारी आती है वो आती है धारिया, या फिर हम इसको बोलते हैं स्ट्रेन। देखिए धारिया होती हैं जो ग्लेशियर भाग होता है, जो बर्फ का जो भाग होता है उसके अंदर जितनी भी खरोंचें होती है ना, जैसे मान लीजिए यू खरोच बनी हुई है, यू खरोच बनी हुई हैं, तो उनको हम धारिया या स्ट्रेन कहते हैं। देखिए ग्लेशियर की तली में जब परस्पर समानांतर खरोंचें पाई जाती हैं, जो खरोंच होती हैं वो पाई जाती है, मान लीजिए आपने किसी चीज़ को नाखून से ऐसे पाड़ा, तो जब वो जो स्थलाकृति बनेगी वो हमारी धारिया या स्ट्रेन कहलाती है, जब वो ग्लेशियर वाले क्षेत्र में बने तब, ठीक है। अब इसकी बहुत सारी विशेषताएं बताई गई है कि धारिया जो है वो किस प्रकार से बनती है। जैसे एक तो चीज़ है कि इसके अंदर जितनी भी स्थलाकृति बनती है वो अपघर्षण क्रिया से बनेगी। जो ये स्ट्रेन और धारियाँ बनी है ये कैसे बनी है, जब ग्लेशियर चल रहा था, अपने रास्ते से सरकता हुआ आगे जा रहा था, जब वो आगे चलता गया तो क्या हुआ, उसके अंदर उसके अंदर जो कण थे, जो चट्टानी टुकड़े थे, वो सतह के साथ एक तरीके से संपर्क में आए सतह के, और उसने छोटे छोटे टुकड़े में वो टूट गए, तो वो जो क्रिया कहलाई वो हमारी जो, और फिर वो उसने सतह को रगड़ दिया तो इस तरीके से धारी धारी सी उसमें दिखाई देने लग गई, जिसे हम क्या कहेंगे, धारिया कहते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई। अब हमारी एक और स्थलाकृति इसमें आती है, वो आती है हमारी ट्रिम लाइन। ट्रिम लाइन क्या होती है, जैसे ग्लेशियर की कोई घाटी है, जब ग्लेशियर की घाटी है, मान लीजिए ये पूरी ग्लेशियर है और ये पूरी एक घाटी सी इसमें बनी हुई है, जो ग्लेशियर की जो घाटी है उसके जो किनारे हैं और जो पार्श्व वाली जो ये लाइन होती है ना, ये हमारी जो इसके जो बाउंड्री होती है एक तरीके से, वो ट्रिम लाइन कहलाती है। देखिए
मान लीजिए कि ये आपका पूरा ग्लेशियर वाला क्षेत्र था और इसके अंदर जो ये किनारे वाले जो क्षेत्र है ना, जो इसकी एक बाउंड्री बनाते हैं उसको ट्रिम लाइन कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट जो इसमें आती है, पांचवी जो स्थलाकृति आती है वो आती है हिमविदर। हिमविदर देखिए, जो ग्लेशियर है, मान लीजिए ये बहुत बड़ा एक ग्लेशियर वाला क्षेत्र है और इस ग्लेशियर के अंदर जो है अब बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर दरारें बन गई। बीच में दरारें बन जाती है ना, खाई जैसा दरार बन गई, तो वो दरारें क्या कहलाती है? हिमविदर। आप जब इन सब चीज़ों को बुक से पढ़ेंगे आपको बहुत टफ लैंग्वेज में आपको मिलेगा, लेकिन क्योंकि वो साइंटिफिक लैंग्वेज होती है, बुक की लैंग्वेज होती है, लेकिन हमें क्योंकि आसान तरीके से समझना है तो ये नहीं समझेंगे मैम ने तो ये बताया था, मतलब वही है। मैंने सविंदर सिंह की बुक से भी इसको देखा है, इसको पढ़ा है। ठीक है, मुझे पता है कि उन्होंने थोड़ा सा अलग लैंग्वेज को यूज़ किया है, मतलब एकदम जो टिपिकल जो हिंदी लैंग्वेज होती है ना उसको इसमें यूज़ किया है, लेकिन क्योंकि हम समझ रहे हैं तो समझने के तरीके से हम समझेंगे। जिस तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा हम उस तरीके से बात करेंगे। यही तो रीज़न होता है ना कि पढ़ने का मतलब क्या होता है कि जब चीज़ें हमें समझ में आए तो हमें समझ में इस तरीके से आएंगी। आप बुक में पढ़ लीजिएगा, बुक की लैंग्वेज इतनी टफ होती है कि बच्चा एक बार में नहीं समझ पाता, मैं भी नहीं समझ पाती थी पहले। ठीक है, तो उसी तरीके से ट्रिम लाइन समझ में आया। हिमविदर, जब जो ग्लेशियर है उसके अंदर दरारें बन जाए तो वो हिमविदर कहलाता है। और जब ये जो दरारें हैं बहुत विस्तृत हो जाएं, ठीक है, बहुत लंबाई में और इस तरीके से ये विस्तृत हो जाएं और फिर या फिर पतले रूप में हो, तो हिमविदर को भी दो भागों में बांटा है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, जो हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि हिमविदर के दो प्रकार होते हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। और इनके अंदर जो है इनके आकार को लेकर बात की जाती है। जो अनुप्रस्थ होता है वो कम हिम पिघलने वाले क्षेत्र में, जैसे दोनों किनारे जो होते हैं वो आर पार की दशा जब बन जाती है, मतलब जो ये दरारें थी जब इसमें आर पार दिखाई देने लग जाए तो वो हमारा अनुप्रस्थ, और जब इसमें लंबवत दरारें निर्मित हो जाए तो वो हमारी अनुदैर्ध्य कहलाती है। ठीक, इतनी चीज़ों में कोई दिक्कत आप लोगों को? अब जो नेक्स्ट स्थलाकृति हमारी आती है वो आती है हमारी हिमगहार, या फिर इसको बोलेंगे हम सर्क। ठीक, हिमगहार या सर्क स्थलाकृति। देखिए, ये जो सर्क होता है इसको कोरी, कैरेन, कार, बोटने, जेंडल नामों से भी जाना जाता है। ये जो है हमें कुर्सी के जैसे दिखाई देती है। इस प्रकार से ये हमें दिखाई देती है। जो हिमगहार या सर्क होता है, जो उसमें इस तरीके से हमें बर्फ का जो संरचना है वो इस प्रकार से दिखाई देती है, जैसे एक कुर्सी के आकार में, कि एक आराम कुर्सी है और वो इस प्रकार से रखी हुई है। कुर्सी ये हो ना कि ये पीछे वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आदमी बैठ सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से जो संरचना हमें दिखाई देगी वो हमारी हिमगहार कहलाती है। जो ये हिमगहार होता है इसको हर देश में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे हम बात करें इसके अंदर, एक होता है फ्रांस के अंदर तो इसको सर्क कहेंगे, वहीं अगर जर्मन की बात करें तो इसको करेन कहेंगे, वेल्स की अगर बात करें तो इसको स्विम कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से फिनलैंड में जैदन, स्कॉटलैंड में कोरी, इस प्रकार से इस हिमगहार या सर्क को अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक, इतनी चीज़ों में कोई दिक्कत है आप लोगों को? इसने में को एक बार हम देखते हैं। सबसे पहले हमने बात की यू आकार की घाटी की, उसके बाद हमारी लटकती घाटी आती है जो कि पिडमोंट के रूप में हमें लटकती हुई दिखाई देती है। स्ट्रेन या धारिता मतलब जो ग्लेशियर वाला क्षेत्र है, यानी जो बर्फ वाला क्षेत्र है, जब उसमें खरोंचे बन जाती है अपघर्षण की क्रिया के कारण, जब उसे खरोंचों के रूप में वो हमें दिखाई देती है तो वो धारिया या स्ट्रेन कहलाती है। फिर हमारा आता है ट्रिम लाइन। ट्रिम लाइन का मतलब होता है जैसे कि ये ग्लेशियर था, इसकी जो ये बाउंड्री होती है ना, जो सीमा होती है, जो ये लाइन होती है, इसको ट्रिम लाइन कहते हैं। हिमविदर यानी कि बर्फ का जो एक बड़ा ग्लेशियर वाला क्षेत्र है, इसका बड़ी बड़ी दरारों में टूट जाना, उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी दरारें बन जाना हिमविदर कहलाता है। फिर आता है हिमगहार या सर्क। सर्क में क्या होता है कि ये कुर्सी के आकार में हमें दिखाई देता है।
जब ये हमें कुर्सी के रूप में दिखाई देता है तो इसको अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जो हमने देख लिया कि फ्रांस में सर्क कहते हैं, जर्मन में कैरन, वेल्स में सिम और फिनलैंड में जेदन। इस प्रकार से अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इतनी चीज़ों में कोई दिक्कत है आप लोगों को? ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा पड़ता है क्योंकि इसमें बहुत सारी इस्तिलाकृतियाँ बनती हैं बर्फ़ वाले क्षेत्र में, तो इसको हम थोड़ा ज़्यादा ही, हमारा थोड़ा लंबा चलेगा ये टॉपिक। फिर उसके बाद में जो हमारी 7वीं इस्तिलाकृति आती है वो आती है हमारी अरेत या फिर तीक्ष्ण कटक। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने बात की थी कि ये हमारा सर्क था, ये सर्क की बात की थी ना, इस तरह कुर्सी के आकार की बनेगी तो वो सर्क कहलाता है। जो ये सर्क है ये निरंतर विस्तृत होता जाए, ठीक। और जैसे मान लीजिए ये 2 सर्क थे, 2 सर्क हो गए ना, एक इधर और एक इधर। जब ये 2 सर्क परस्पर समीप आते जाएं, अब एक दूसरे के समीप आते जाएंगे, तो जो इनके बीच का भाग है वो इस प्रकार से उठ जाएगा, इस प्रकार से ऊपर उठ जाएगा। और जब ये ऊपर उठ जाता है तो हमें ये तीक्ष्ण कटक के रूप में हमें दिखाई देता है, तो उसी को क्या कह दिया हमने, अरेत कह दिया। जब वो इस प्रकार से ऊपर उठकर एकदम ऐसे तीक्ष्ण, इसको ऐसे नहीं बना के हम ऐसे बनाते हैं, इस तरीके की जब संरचना देखिए, देखिए ऊपर का जो भाग है कितना तीखा जो है हमें दिखाई दे रहा है, एकदम तीक्ष्ण कटक के रूप में, ठीक है। तो इस वाली संरचना को हमने क्या कहा, अरेत कहा, ठीक है भाई। और जब अरेत प्रकार की श्रेणी में ही जो है दांतेदार हो जाए, मान लीजिए यही श्रेणी अभी ऐसी है और फिर ऐसे बन के और ऐसे हो जाए इसके अंदर, तो जब ये दांतेदार संरचना बनेगी तो उसको हम कंघी श्रेणी या कंकती कटक कहेंगे, ठीक। इतनी चीज़ों में कोई दिक्कत? जैसे अरेत का मतलब होता है जब 2 सर्क बने हों और वो आपस में एक दूसरे के समीप आते जाएं, तो उनके जो मध्य का जो पर्वतीय भाग होता है वो तीक्ष्ण खड़े ढाल के रूप में हमें दिखाई दे, तो वो क्या कहलाता है, अरेत कहलाएगा। और जो हमारी नेक्स्ट जो इस्तिलाकृति थी वो थी कौन सी, कंघी श्रेणी। कंघी श्रेणी का मतलब होता है जब ये जो अरेत बना है, जो पर्वत श्रेणी ऊपर उठी और तीक्ष्ण कटक के रूप में है, और इसी के अंदर जब इस प्रकार से दांतेदार इस्तिलाकृति हमें दिखाई देने लग जाए, वो ऊपर से कट जाए और दांतेदार रूप में दिखाई देने लगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंघी श्रेणी कहेंगे, ठीक। इतनी चीज़ों में कोई दिक्कत है आप लोगों को? फिर जो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है 9 इस्तिलाकृति में, वो है हिमानी दर्रा। हिमानी दर्रा या फिर इसको हम कहें कि कोल भी कहते हैं इसको। कोल मतलब दर्रा ही होता है, जैसे हमने पढ़ा होगा ना इंदिरा कोल, इस प्रकार की जो टर्म्स हमारे इंडिया में यूज होती है वो कोल मतलब दर्रा ही होता है। जब 2 ग्लेशियर के मध्य, मान लीजिए कि 2 ग्लेशियर हैं और इनके मध्य में एक पर्वत श्रेणी है, और वो जो विभाजक श्रेणी के साथ साथ क्या कर रही है, पूर्णतः अपर्दित हो जाती है। पहले तो ये इन दोनों को विभाजन कर रही थी इसका, फिर इसका पूर्णतः अपर्दन हो जाए और अपर्दन होकर इसमें आर पार इधर की साइड आपस में एक दूसरे में दर्रे का निर्माण हो जाए, तो वो हमारा हिमानी दर्रा कहलाता है। देखिए मान लीजिए ये 2 ग्लेशियर वाले क्षेत्र थे ना, इसके बीच में ये पहाड़ी थी, तो ये दोनों ग्लेशियर आपस में एक दूसरे से दूर थे, ये विभाजक का काम कर रही थी। एक टाइम आया कि इस जो ये पर्वत है इसका अपर्दन हो गया पूरे का, ये पूरा पर्वत यहाँ से अपर्दित होकर हट गया, तो यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा दर्रा इन दोनों के बीच में दिखाई दे, खाई बन गई ना इन दोनों के बीच में, तो जो खाई बनी उसी को हिमानी दर्रा या कोल के नाम से हम जानेंगे, ठीक है। जो 10वीं जो हमारी इस्तिलाकृति आती है वो आती है हमारी गिरिश्रग या फिर इसको हम हॉर्न भी बोलते हैं या पिरामिडियल पीक भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा विशाल पर्वतीय क्षेत्र है, विशाल पर्वतीय क्षेत्र था, मतलब बहुत बड़े बड़े यहाँ पर पर्वत थे,
और इन पर्वतीय क्षेत्रों से क्या हुआ कि जैसे अपर जो ग्लेशियर है, जो बर्फ है, वो यहाँ से ऐसे उतर रही थी नीचे। जब ये बर्फ ऐसे नीचे, ग्लेशियर जो है नीचे सरक रहा था, तो जो ये ग्लेशियर जो है इसके शीर्ष भाग को अपर्दित कर देता है। इसको अपर्दित कर देगा तो सिर्फ ये जो है इस प्रकार से बिल्कुल पतले पतले रूप में हमें दिखाई देने लगेंगे, बिल्कुल पतले पतले रूप में खड़े दिखाई देने लगेंगे ये पर्वत की चोटियाँ। बाकी के भाग को, जो साइड वाला, जो देखो पर्वत जो है कभी भी ऐसे नहीं होता, पर्वत हमेशा ऐसे होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास के जो क्षेत्र है उनके अंदर पर्वत को। और जब ग्लेशियर इसके ऊपर से आता है, मान लीजिए दोनों तरफ से ऐसे जा रहा है, तो इस वाले पूरे भाग को अपर्दित करता चला जाएगा और जो ये वाला भाग है इस प्रकार से हमें दिखाई देने लग जाता है, ये पीक के रूप में। और जब ये पीक के रूप में नुकीला रह जाता है तो इस वाले जो नुकीले भाग को हम हॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्न इसको कहते हैं। गिरिश्रग या हॉर्न में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये पूरा एक पर्वतीय क्षेत्र था, उस पर्वतीय क्षेत्र के अंदर ग्लेशियर का जो है एक तरह से अपर्दन किया गया ग्लेशियर के द्वारा, और जो ऊपर जो नुकीली जो एक तरीके से सतह रह गई, जो चोटी रह गई, उसको हमने क्या कह दिया? हॉर्न के नाम से हम उसको जानेंगे। इतनी चीज़ों में कोई दिक्कत? अभी तक हमने अपर्दनात्मक की 10 स्थलाकृतियों के बारे में बात कर ली है। जो बाकी की अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ भी अभी बच रही हैं, और फिर हमारी निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।